नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 55 के बारे में, जो कि अगर हम बात करें जुडिशरी या किसी भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से प्री और मेंस के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करते हैं जुडिशरी में, तो जुडिशरी में प्री होता है और मीन्स भी होता है। तो प्री के लिए भी ये सवाल बनाता है और मीन्स के लिए भी एक सेपरेट मीन्स का आंसर फ्रेम करता है। ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें आपका अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके सिलेबस में है, एक सब्जेक्ट है, तो वो प्री के लिए ज़रूर इसमें से कोई ना कोई आपसे सवाल पूछा ही जाएगा। हो सकता है आपसे सीधे सेक्शन का नाम ही पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये प्री और मीन्स दोनों के पर्पज से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल देखना है। और मेरा वही पुराना डायलॉग जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपने हेडफोन ईयरफोन लगा के बैठ जाइए और जो भी मैं आपको बोलूँ उसे नोट डाउन करिएगा और कॉपी पेन नोट्स आपके हाथ में होने चाहिए, जिससे कि मैं अगर आपको जो भी चीज़ बताऊँ उसे आप नोट डाउन कर लें और जो भी आपको खुद से इंपॉर्टेंट लगे उसे भी आप नोट डाउन कर लें। तो वीडियो को बिना कुछ भी देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जुडिशरी में मीन्स में किस तरीके से पूछा जाता है। मीन्स में आपसे सीधे पूछा जाता है, क्या संविदा समय का मर्म है? क्या जो समय होता है ना, वो संविदा का मर्म है? द टाइम इज इसेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्ट, इसे आपको समझाना है। एक्सप्लेन दी टाइम इज इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या समय संविदा का मर्म है यानी संविदा के लिए आवश्यक है? तो आपको इसमें क्या लिखना है, अपना जो 55 सेक्शन है इसे लिखना है। अब इसे आपको कैसे हेडिंग्स में लिखना है, कैसे फॉर्म में लिखना है, क्या इसमें इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, क्या इसमें केस लॉ है, ये मैं आपको सब बताऊंगी। सबसे पहले हम बैरेट से रीड करते हैं। बैरेट में लिखा है, उस संविदा में जिसमें समय मर्मभूत है, नियत समय पर पालन न करने का प्रभाव। ठीक है, मतलब उस संविदा में जिसमें हमने इसेंशियल लिखा है, पर्टिकुलर हमने मेंशन किया है कि देखिए इसमें जो हमारा टाइम है ना वो बहुत ही इसेंशियल है, अगर फिर आप उसे फिक्स टाइम पे परफॉर्म नहीं करते तो उसका क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज इसेंशियल, मतलब जिसमें टाइम क्या है, इसेंशियल है, और आप उसमें क्या नहीं करते, अपने फिक्स टाइम पे अपने पार्ट का परफॉर्म नहीं करते या अपने कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म नहीं करते, आप उसमें फेल हो जाते हो। और जब टाइम क्या है, इसेंशियल है, तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बैरेट से पढ़ते हैं, जबकि किसी संविदा का एक पक्षकार किसी बात को विनिर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व या किन्हीं बातों को विनिर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व करने का वचन दे। ठीक है, एक पक्षकार वचन दे रहा है कि मैं इस टाइम को, यानी कुछ स्पेसिफाई उसने टाइम किया, या तो मैं इस टाइम को या इसके पहले ये बातों को कर दूंगा। मैं ये बात करने का वचन देता हूँ कि मैं इसको इस टाइम पर, इस टाइम के पहले तक कर दूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ। और ऐसी किसी भी बात को उस निर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व करने में असफल रहे, उसने बोला तो था कि मैं कर दूंगा पर वो कर नहीं पाया, फेल हो गया। ठीक है, वो कर नहीं पाया, परफॉर्मेंस करने में क्या हो गया, फेल हो गया, तब वह संविदा या उसमें से उतनी जितनी का पालन ना किया गया हो वचन ग्रहीता के विकल्प पर शून्य करनीय हो जाएगी, यदि पक्षकारों का आशय यह रहा हो कि संविदा की समय संविदा का मर्म होना चाहिए। सबसे पहले इसमें एक पर्सन होता है, वो एक वचन दे देता है कि मैं एक स्पेसिफाइड टाइम पर, एक फिक्स्ड टाइम पर या उसके पहले कुछ करने का, यानी मैं आपके लिए कुछ करूँगा, इसका वो क्या प्रॉमिस कर देता है। और फिर या तो वो उसमें से कुछ बात को या पूरी ही बात को, ठीक है, और ऐसी किसी बात को उस निर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व करने में क्या रहता है, असफल रहता है, या तो पूरा ही नहीं कर पाता या उसमें से कुछ पार्ट को नहीं कर पाता। ठीक है, तब वह संविदा में से उतनी जितनी आपने अपने टाइम पे परफॉर्म नहीं की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक संविदा की थी जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे या बहुत सारे स्टेजेस थे, आप कुछ स्टेजेस को तो आपने पूरा कर लिया बट कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, या फिर आपने बोला था कि मैं आपको 10 किलो शक्कर दे दूंगा इस तारीख को, लेकिन आप उस तारीख को केवल 5 किलो ही दे पाए, तो इसमें आपका पार्ट परफॉर्मेंस हो गया ना, आपने कुछ पार्ट तो परफॉर्म कर दिया, कुछ पार्ट आप नहीं कर पाए। ठीक है, तो जितनी जितनी आप नहीं कर पाते हो ना, जितनी का पालन, उतनी वचन ग्रहीता के विकल्प पर शून्य करनीय हो जाती है। शून्य करनीय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपको बता चुकी हूँ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। जिसके ऑप्शन पर वो वॉइडेबल होते हैं ना, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, चाहे तो वो उन्हें वैलिड बना रहने दे और चाहे तो वह उन्हें रिसाइंड कर दे, कैंसिल करवा दे, रद्द करवा दे। ठीक है, अब इसमें ये जब पूरी जो चीज़ है ना जो हमने ऊपर पढ़ी है, ये तब अप्लाई होगी जब पक्षकारों का ये इंटेंशन रहा हो कि जो टाइम है ना वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल है। ठीक है, अगर जो पक्षकार हैं उन्होंने ये मेंशन ही नहीं किया हो टाइम का, तो फिर ये वॉइडेबल नहीं होगी। वॉइडेबल कब होगी, जब दोनों पक्षकारों का ये आशय रहा हो कि समय क्या है, संविदा का मर्म होना चाहिए, यानी आवश्यक होना चाहिए, या फिर ये बहुत इसेंशियल है।
ठीक है। अब इसके बाद ना आप ये पॉइंट को पढ़िए, ठीक है। इस पॉइंट को नहीं पढ़े, इस पॉइंट को हम 3rd नंबर पे पढ़ेंगे। चाहे तो आप जो है ना वो नंबर भी ऐसे लिख सकते हैं कि दैट वाज फर्स्ट, दैट वाज सेकंड एंड दैट वाज थर्ड, ठीक है। तो आप जब भी इसे पढ़ना तो इसके बाद फिर आप इसे पढ़ना और देन इसे पढ़ना, तो ये बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम इसे पढ़ते हैं। करारित समय से भिन्न समय पर किए गए पालन के प्रतिग्रहण का प्रभाव। पहले हमने देखा था कि इसने बोला था कि मैं इस तारीख को कर दूंगा और उस तारीख को नहीं कर पाया, ठीक है। अब सेकंड इसका बोलता है कि आपने जो टाइम बोला था अगर आप उससे कुछ डिफरेंट टाइम पर कर देते हो पालन, तो फिर उसका प्रतिग्रहण का प्रभाव क्या होगा, ठीक है। मतलब अगर आपने बोला था कि मैं इस डेट को कर दूंगा और आप उस डेट को नहीं कर पाए, देन आप उसके बाद कर रहे हो कुछ परफॉर्मेंस, और जो एक्सेप्टर था अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो फिर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन एग्रीड अपॉन, मतलब जिस पर हम लोग सहमत हुए थे कि इतनी तारीख को हम लोग करेंगे, ठीक है। आपने उस तारीख को ये नहीं किया और आप उसकी दूसरी तारीख को अब अपना कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कर रहे हो, और फिर जो एक्सेप्टर है अगर वो उसे एक्सेप्ट कर ले तो क्या उसका प्रभाव होगा, ठीक है। यदि ऐसी संविदा की दशा में जो करारित समय पर वचन के पालन में वचनदाता की असफलता के कारण शून्य करणीय हो, यदि ऐसी संविदा की दशा में, कैसी संविदा की दशा में, जो करारित समय पर हमने जिसके वचन के पालन करने का वचन दिया था, वचनदाता ने एक टाइम पर इसका वचन करने का पालन दिया था जिस पर हम दोनों एग्री हुए थे, उस समय पर वचन के पालन का वचनदाता ने पालन करने का क्या दिया था, वचन दिया था। और जब उस वचन के पालन में वचनदाता असफल हो जाता है, फिर असफलता के कारण ये क्या हो जाती है, वचन ग्रहीता के विकल्प पर शून्य हो जाती है, ठीक है। अगर उस संविदा को वचन ग्रहीता ऐसे वचन का करारित समय से भिन्न किसी समय पर किया गया पालन प्रतिग्रहित कर ले, वो बोले कि कोई बात नहीं मैं आज नहीं कर पाया मैं कल कर दूंगा, ठीक है, तो और जो एक्सेप्टर था वो बोल दे ठीक है कोई बात नहीं आप कल कर दो। समझ रहे हो। सबसे पहले तो इन दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने एक टाइम डिसाइड किया कि इस टाइम पर आप परफॉर्मेंस करोगे, उस टाइम पर वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता तो ये एक्सेप्टर के ऑप्शन पर शून्य वॉइडेबल हो जाती है, शून्य करणीय हो जाती है। वो चाहे तो वैलिड रखे, वो चाहे तो इसे रिसाइंड कर दे। पर जो प्रॉमिसर है वो बोलता है कि मैं आज नहीं कल कर दूंगा, और जो एक्सेप्टर है वो उस पर कह देता है ओके कोई बात नहीं आप कल कर दीजिएगा, ठीक है। क्या कर ले, प्रतिग्रहित, वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो वचन ग्रहीता करारित समय पर वचन के अपालन से हुई किसी भी हानि के लिए यहाँ तक कि कंपनसेशन का भी दावा नहीं कर सकता। वो किसका, कंपनसेशन का भी दावा नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुमने एक्सेप्ट कर लिया है। या फिर वो उसे एक्सप्रेसली बोल दे कि देखो आप कल तो ये चीज़ कर रहे हो पर मुझे इससे जो हानि हुई है ना उसका मुझे भुगतान कर देना, उसके बदले मुझे प्रतिकर दे देना, तो फिर प्रतिकर लेगा। अदरवाइज वो सिंपली एक्सेप्ट कर ले, अगर बोले नहीं, एक्सप्रेसली कुछ कहे नहीं, तो फिर वो कंपनसेशन लेने का राइट भी खो देता है। आगे पढ़ते हैं। प्रतिकर का दावा नहीं कर सकता जब तक कि उसने ऐसे प्रतिग्रहण यानी एक्सेप्टेंस के टाइम बोल दिया हो कि आपने ऐसा करने के आशय की सूचना वचनदाता को ना दे दी गई हो। मतलब कि अगर वो उसको बोल देता है कि मैं जो है मेरे से इससे बहुत हानि हो गई है, आपको मुझे कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो वो देगा। अदरवाइज आपने सिंपल एक्सेप्ट कर लिया है तो आप प्रतिकर का भी दावा नहीं कर सकते। कब तक दावा नहीं कर सकते, जब तक कि उसने ऐसे प्रतिग्रहण के समय अपने ऐसा करने की आशय की सूचना वचनदाता को ना दे दी गई हो। उसने एक्सेप्ट करने के समय एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस उसने ऐसा कह नहीं दिया हो कि देखो मैं इसके बदले प्रतिकर लूंगा। अपने ऐसा करने की आशय की सूचना, अपने ऐसा करने की आशय की सूचना से मतलब है कि उसने ये बता नहीं दिया हो कि मैं इसके बदले क्या लूंगा, मैं इसके बदले कंपनसेशन लूंगा, ठीक है। वचनदाता को ना दे दी गई हुई। आपको समझ में आया, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट हो जाता है। अब इसका थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं। ऐसी सफलता का प्रभाव जब समय मरमूत नहीं है। क्या नहीं है, समय क्या नहीं है, मरमूत, जिसमें टाइम इसेंशियल ही नहीं है। क्या है, टाइम इसेंशियल ही नहीं है। मतलब हम लोगों ने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं कि टाइम इसेंशियल हो। तो क्या होगा, यदि पक्षकारों का यह आशय ना हो कि समय संविदा का मर्म होना चाहिए, ठीक है, इफ it was not the intention of the parties that time should be of the essence of the contract,
ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल बाय द फेलर टू डू सच थिंग। मतलब यदि पक्षकारों का यह आशय ना रहा हो कि समय संविदा का मर्म होना चाहिए तो संविदा ऐसी बात को निर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व करने में असफल रहने से शून्य करणीय नहीं होगी। मतलब आप लोगों ने ये फिक्स ही नहीं किया था। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने पढ़ा या हम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, उससे हमें लग ही नहीं रहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम जो है वो इसेंशियल होना चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इसेंशियल नहीं है और फिर वचनदाता उस समय पर पालन नहीं कर पाए, ठीक है, पालन नहीं कर पाए तो क्या होता है, तो असफल रहने पर संविदा जो होती है वो शून्य करणीय नहीं होती। वचनग्रहता के ऑप्शन पर शून्य करणीय नहीं होती, किंतु वचनग्रहता ऐसी असफलता से हुई हानि के लिए वचनदाता से प्रतिकर पाने का हकदार है। ठीक है, इसमें प्रतिकर पा सकता है, वो बोले अथवा नहीं बोले प्रतिकर पाएगा। ठीक है, बोले तो पाएगा और ना बोले तो पाएगा। ठीक है, अब हम इसे एक शॉर्ट में इसको सबसे पहले समझते हैं कि सबसे पहले ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया। उस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई इन्होंने लिखा था, क्या लिखा था कि टाइम इसेंशियल है, आपको इस तारीख को अपने वचन का पालन करना पड़ेगा। और जो वचनदाता यानी जो ए होता है वो अपने वचन का पालन नहीं कर पाता, तो यहाँ बी के बिहाफ पर, बी के ऑप्शन पर एक पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल हो जाता है। बी चाहे तो वैलिड रखे, बी चाहे तो रिसाइंड कर दे। ठीक है, लेकिन जो ए होता है वो बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ आपके ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, लेकिन मैं आज नहीं कर पाया, मैं कल कर दूंगा। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम क्या था, इसेंशियल था, और इसने बोला कि मैं आज नहीं कर सकता, मैं कल कर दूंगा, और बी ने बोला ओके आप कल कर देना। और ये अगर कल कर देता है तो बी को जो हानि हुई थी ना उसके लिए वो कंपनसेशन भी नहीं ले सकता। कब तक नहीं ले सकता कंपनसेशन, अगर बी ने उसी दिन बोल दिया हो कि देखो मैं कल तो ले लूंगा पर मुझे जो है ना इतनी हानि के लिए आप कंपनसेट कर देना, तो ही कंपनसेशन ले सकता है। अगर बी उसे कुछ ना बोले और एक्सेप्ट कर ले तो वो कंपनसेशन भी नहीं ले सकता। ये बात आपको इस पॉइंट मतलब इस पैराग्राफ में आपको जो नीचे की लाइंस होती है उनमें देखने को मिल जाती है कि वचन के पालन से हुई किसी भी हानि के लिए प्रतिकर का दावा नहीं कर सकता। कब तक दावा नहीं कर सकता, unless at the time of such acceptance he give notice to the promiser of his intention to do so। मतलब कि जब तक कि उसने अपने इंटेंशन का नोटिस नहीं दे दिया हो, किसको नोटिस नहीं दे दिया हो, नोटिस टू द प्रोमिसर ऑफ हिज इंटेंशन टू डू सो। मतलब उसने ये इंटेंशन की देखो अगर मैं कल एक्सेप्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, आपसे कंपनसेशन लूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार हम और अच्छे से इसे समझ सकते हैं, किसी भी हानि के लिए प्रतिकर का दावा नहीं कर सकता। कब तक दावा नहीं कर सकता, अनलेस जब तक एट द टाइम ऑफ सच एक्सेप्टेंस, जिस समय उसने एक्सेप्ट किया, ही गिव्स नोटिस टू द प्रोमिसर, जब तक कि वो प्रोमिसर को नोटिस ना दे दे। कैसा नोटिस नहीं दे, ऑफ हिज इंटेंशन, अपने इंटेंशन का, टू डू सो, कि मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, अब आता है सेकेंड पॉइंट। इसमें एक पॉइंट ये भी तो होगा कि हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इसेंशियल ही ना हो। हाँ, ये भी हो सकता है। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका टाइम इसेंशियल ही नहीं है और फिर जो प्रॉमिसर है वो अपना प्रॉमिस नहीं करता है, ठीक है, तो फिर ये जो एक्सेप्टर होता है या जो प्रॉमिसी होता है उसके ऑप्शन पर शून्य करणीय नहीं होती। जहाँ टाइम इसेंशियल होता है वहाँ उसके ऑप्शन पर शून्य करणीय होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइम इसेंशियल था तो उसके पास एक राइट आ जाता है कि देखो तुमने अपने टाइम पे नहीं किया, अब मैं जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे वॉइड भी करवा सकता हूँ, रिसाइंड भी करवा सकता हूँ। फिर प्रॉमिसर बोले कि अरे नहीं मैं कल कर दूंगा, तो फिर अगर उसे कंपनसेशन लेना है तो उसे एक्सप्रेसली बोलना पड़ेगा, ये नोटिस देना पड़ेगा प्रॉमिसर को। अगर वो नोटिस ऐसा नहीं देता है तो कंपनसेशन का राइट गवा देता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, उसके पास जब टाइम इसेंशियल नहीं होता और जब प्रॉमिसर अपना प्रॉमिस एट द टाइम क्या नहीं कर पाता, फुलफिल नहीं कर पाता, उसकी परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, यदि पक्षकारों का आशय यह नहीं रहा है कि समय संविदा का मर्म होना चाहिए और तब ऐसी बात पर निर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व वचनदाता क्या रहता है, पालन करने में असफल रहता है, तो ऐसे रहने पर जो संविदा है वो शून्य करणीय नहीं होती। ठीक है, किंतु जो वचन ग्रहता है वो ऐसी असफलता से हुई हानि का वचनदाता से प्रतिकर पाने का हकदार है। ये प्रतिकर पाने का इसमें हकदार है, चाहे वो वचनदाता को बोले अथवा नहीं बोले, वो प्रतिकर पाने का हकदार है, क्योंकि यहाँ उसके पास शून्य करनी है, यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का राइट नहीं होता कि उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट इसमें वॉइडेबल नहीं होता कि वो चाहे तो वैलिड कर ले चाहे तो
रिसाइंड करा ले, उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो उसके पास ये ऑप्शन मतलब ये उसको राइट दे दिया जाता है, चाहे वो कंपनसेशन का बोले और नहीं बोले, उसके पास राइट है, ठीक है। लेकिन जहाँ इसेंशियल होता है टाइम, वहाँ राइट होता है वॉइडेबल करने का, ठीक है। वहाँ कंपनसेशन का राइट नहीं होता, वहाँ कंपनसेशन के लिए तुमको नोटिस देना पड़ेगा। अगर तुम नोटिस नहीं दोगे तो तुम फिर कंपनसेशन के लिए क्लेम नहीं कर पाओगे। तुमको अपने इंटेंशन का क्या देना पड़ेगा, प्रॉमिसर को नोटिस देना पड़ेगा कि मेरा ये इंटेंशन है टू डू सो करने का, मतलब तुमसे प्रति कर लेने का, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस वर्क पूछा जाता है। आप मीन्स में भी मेंशन करके आ सकते हो सकता है आपसे प्री में भी पूछ लिया जाए, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, हरिदास गुड वर्सेस नरेंद्र सिंह आवेराय एंड अदर्स, AIR 1984। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, हरिदास गुड वर्सेस नरेंद्र सिंह आवेराय एंड अदर्स। एक मिनट में लिख देती हूँ, हरिदास गुड वर्सेस नरेंद्र सिंह आवेराय एंड अदर्स, AIR 1984, ठीक है। इसमें क्या बताया गया था, इस वाद में यह कहा गया था कि जो स्थावर संपत्ति होती है, यानी जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, कि विक्रय की संविदा में साधारणतः उपधारणा की जाती है कि समय जो होता है ना, वो संविदा का क्या नहीं होता, मर्म नहीं होता। ये एक प्रजम्पशन ड्रॉ की जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मीन्स में आपको ऐसे लिख के आना है, पहले ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, केस तो मेंशन कर दीजिएगा। बस इनको एज अ हेडिंग यूज़ करना है आपको। ये हेडिंग में ये लिखना है, ये हेडिंग में ये लिखना है, ये हेडिंग में ये लिखना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, केस लॉ, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन केस लॉ आपको मेंशन करना है, जो मैंने आपको बताया है। और इसमें लिख देना है कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने की अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें प्रजम्पशन की जाती है कि टाइम इसेंशियल नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। फिर भी और को समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।